हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एम के में। आज के इस वीडियो में फिजिक्स के ही 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि पिछले वीडियो के कंटिन्यू में है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कोई यंत्र है या मशीन, वह किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करता है? तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में मशीन व्यक्ति की सहायता करती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा? तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, तराजू की रीडिंग घटेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी सेंसिटिव तुला पर खड़ा है, तराजू पर खड़ा है और वह गहरी सांस ले रहा है या बाहर छोड़ रहा है, तो दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा जो है व्यक्ति का वजन कम दिखाया जाएगा। तो याद रखिएगा, संवेदनशील तराजू पर अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उसकी जो रीडिंग है वो कम आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अपकेंद्रण वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है, वो अपकेंद्री बल कहलाता है। जो अब अभिकेंद्री बल होता है वो केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्री बल जो होता है वो केंद्र से विपरीत दिशा में लगता है। तो वॉशिंग मशीन है, चाहे दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, ये सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, अपकेंद्रीकरण। प्रक्षालन मशीन चाहे कपड़े धोने की मशीन हो, चाहे दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो, ये सभी किस पर कार्य करती हैं? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आयतन। आयतन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशियां हैं। अगर हम सदिश और अदिश की बात करें तो सदिश राशियां वे होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां वे होती हैं जिन्हें केवल परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो सदिश राशि हैं वो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि ये सब सदिश राशियां हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया आयतन, ये अदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब इसमें से बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। तो संवेग जो है वो सदिश राशि है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। संवेग जो है वो एक सदिश राशि है, और बाकी जो है कार्य, ऊर्जा, दाब, ये सब कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो अभी हमने देखा था ऊपर के क्वेश्चन में, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, और विस्थापन को दिशा और परिमाण दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वेग और संवेग और वेग का जो अनुपात होता है उससे द्रव्यमान प्राप्त होता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और इसीलिए द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग अपॉन में वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बल गुणनफल है। बल के कौन कौन सी राशियों का गुणनफल है? तो जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, द्रव्यमान, त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल जो होता है वो बल कहलाता है। ये हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, F = ma है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप होगी। ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन डी सही होगा, 6। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा का घन होता है, मतलब L3, और घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6L² होता है, और यहाँ L जो है वो घन की भुजा है, और इसलिए अगर L3 को 6L² के बराबर रखें तो L बराबर आ जाता है 6, तो घन की जो भुजा होती है वो 6 कहलाएगी अगर उनके पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर हों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसका मतलब क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है इसके अनुसार ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, इसका सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है जिसको कि विद्युत या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हवाओं में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। गतिज ऊर्जा को ही आंतरिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका उदाहरण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। जब न्यूटन का हम गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं तो वो उसके अनुसार अगर कोई वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित न किया जाए। तो ये जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसी के कारण ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति अगर ट्रेन चल पड़ती है तो सिर पीछे की ओर झुक जाता है, और अगर ट्रेन और बस चल रही हो और अचानक से ब्रेक लग जाए तो वो आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो इसका जो साधारण सा एक कंसेप्ट है वो है घर्षण का कंसेप्ट, क्योंकि बर्फ जो होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और चलने के लिए हमेशा घर्षण की आवश्यकता होती है। सड़क का घर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है और बर्फ में घर्षण कम होता है। इसी प्रकार चिकने पृष्ठ पे भी चलने में दिक्कत होती है, सही से चल नहीं पाते हैं, तो इसका मेन कारण होता है घर्षण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भूकंपों अर्थक्वेक को की तीव्रता को मापा जाता है। तो अर्थक्वेक की जो तीव्रता है वो रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रिएक्टर पैमाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सेल्सियस ताप सही है, किलोवाट आवर इसको विद्युत में मापते हैं, बिल्कुल सही है। RH फैक्टर जो होता है वो रक्त को मापता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाना, आर्द्रता नहीं, ये रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ताप के जो पैमाने हैं उसमें से केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, केल्विन पैमाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र जो है वो है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंपी तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। वहीं बात करें हम क्रेस्कोग्राफ की, तो क्रेस्कोग्राफ जो है वो पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र है, और इसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेनगेज की बात करें तो रेनगेज जो है वो वर्षा को मापने का एक यंत्र है, और गीगर काउंटर जो है, गीगर काउंटर से विकिरण को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं गुरुत्व की ओर, पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ठीक है, तो ये एक भारतीय ऋषि थे, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया है वो आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी सही होगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका, अंतरिक्ष यात्री निर्वात अंतरिक्ष में सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो उसके अभाव में ये अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होता रहेगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। आदर्श परिस्थितियों में या वायु प्रतिरोध को अगर हम नगण्य मान लें तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। इसलिए ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, आदर्श परिस्थिति की मान को चल रहे हैं हम। ये आदर्श परिस्थिति में जहां वायु प्रतिरोध नगण्य है और समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। एक आदर्श स्थिति है जब वायु प्रतिरोध को अगर नगण्य मान लें तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हवा में लोहे की लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ठीक है, तो क्या होगा? लोहे की और लकड़ी की समान भार की गेंद को अगर ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि यह हवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हवा में अगर गेंद गिराएंगे तो लोहे की जो गेंद है वो पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद है जो बाद में गिरेगी, क्योंकि दोनों के भार में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी जब हवा को अपन मान के चलते हैं, इसका घर्षण बल को अगर नगण्य नहीं माने तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद हमेशा गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण सभी पृष्ठ कम से कम आयतन घेरना चाहते हैं और गोले का आयतन सभी प्रकार के जो पृष्ठ है उनसे कम होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? ऑयल जो है वो जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है और तेल का कम होता है, इसलिए तेल पानी के ऊपर सतह बनाकर तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, साबुन के घोल में के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, और बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए जो साबुन के बुलबुले हैं वो बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो पृथ्वी पर किसी पिंड का भार जो होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का जो भार है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। ठीक है।